हेलो, हाय एंड नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज पढ़ाऊँगा जो एनसीईआरटी सीरीज मैंने चालू किया था, वो सीरीज लगभग पूरा करूँगा। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ कभी 1-2 दिन क्लास 1-2 दिन वीडियो नहीं जाता था, ऐसा ये मत समझिएगा कि अभी इतना ही पढ़ा करके छोड़ दिए हैं। एनसीईआरटी मैंने पूरा ज़िम्मा लिया है, तो पूरा पढ़ाऊँगा, जितना एनसीईआरटी में पढ़ने का है, सारा सब कुछ पढ़ाऊँगा। 9 टू 12th इकोनॉमिक्स, सारा ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सारा सब कुछ मैं आपके ऊपर पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप निफ़िक्र रहिए, 100% निफ़िक्र रहिएगा। इससे आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आपको मैं फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। फर्स्ट चैप्टर पूरे लगभग आपको 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का क्लास है, आपको पूरा कर लेना चाहिए था। फिर सेकंड चैप्टर में आइए तो फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो क्योंकि वो कहानी है, कहानी के माध्यम से आप सारा इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश इस किताब के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे आपको सारा सब कुछ यहाँ पर समझना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ कैसे समझना है, सारा आपके लिए यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जैसे संसाधन के रूप में यहाँ पर देख लीजिए। ये संसाधन के रूप में यहाँ पर देख लीजिए। संसाधन के रूप में लोग आपको फर्स्ट एक स्लाइड दिया गया, लगभग 1 घंटे क्लास है, वो आपकी भी लगभग में 40-45 मिनट की क्लास जाएगी, लगभग पूरा सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मैं जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से फिर मैं शुरू करूँगा, ताकि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन की बात ना रह जाए, इसलिए आपको सारा सब कुछ यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर मैंने ला कर के छोड़ दिया था कि आपको बढ़ा बताऊँगा जनसंख्या गुणवत्ता साक्षरता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है और साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि जनसंख्या होने का क्या-क्या लाभ है। ऐसे बात समझ गए? आपको पूरा मुझे पिछला क्लास देखोगे तो सारा सब कुछ समझ में आएगा, पूरा एक सीरीज चलेगा तो फिर सारा ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा, एक बुक समझ में आएगा, पूरा इकोनॉमिक्स समझने में आएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर फिर मैं आता हूँ जैसे जैसे मैं थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, देखो यहाँ पे। अब आया है शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के बारे में क्या करेंगे? अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने सकल और बिलास दोनों बताया था कि 2 लड़के हैं और दोनों के क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं आपको मैं बता रहा हूँ। सकल की शिक्षा ने सकल की शिक्षा ने शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में उनकी अच्छी नौकरी और वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। यहाँ पर ये बताने का ये से हुआ कि आपके पास शिक्षा है, तो आपको नौकरी मिलेगी, पदोन्नति भी मिलेगी, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है तो पूरा रिसाइकिल में चलते रहे। कर्ज के जाल में एक बार ऋणग्रस्त हैं, फँस जाते हैं लोग, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए नई क्षितिज खोले। क्या? नए क्षितिज खोले और नई आकांक्षाएँ दी। यानी कि जीवन के मूल्य विकसित किए और ना केवल शकल के लिए बल्कि समाज के लिए विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि है। यह एक राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको देखने वाले अंडरलाइन करने की बात है। यहाँ पर ये सारा सब कुछ मैंने बता दिया। अब आता हूँ यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? ठीक है ना? थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके हुँ, थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके नीचे लाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या दिया है। हाँ, देखो यहाँ पर क्या है? व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति है और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। क्या चीज़ है? एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। इसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने, विकसित करने की आवश्यकता है। क्या है? बड़ी सहजता से, यहाँ पर है ना, बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने के लिए, संजोने मतलब क्या? रखने के लिए, पोषित करने के लिए और विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं से एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए, ताकि बड़ी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित करना चाहिए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? फिर देखो मैं इससे हटाता हूँ। क्या है?
शक्ल करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच, धारा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया। इस मामले में लड़कियों पर क्या विशेष ध्यान दिया गया। लड़कियों विशेष ध्यान कैसे दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो है व्यक्ति वाला है, ये पुरुष और ये महिला। यानी कि महिला वाला जो है ये ग्रीन वाला देख रहे हो, ये महिला का है। देखो यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा विशेष जोर दिया। प्रत्येक जिला में नवोदय विद्यालय, ठीक है, प्रत्येक जिला में नवोदय विद्यालय जैसे प्रत्येक प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई और बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित, यानी कि बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा पर जो योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766 करोड़ रुपया हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या 151 करोड़ रुपए खर्च किया गया, किस पर? शिक्षा पर 151 करोड़ रुपया पहली पंचवर्षीय योजना में। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना चली? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। समझ में आ गई? यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना आते आते 3766 करोड़ रुपया हो गया था शिक्षा पर। अकेले शिक्षा पर उतना करोड़ रुपया बजट आता था। घरेलू शिक्षा के उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 में 0.64%, कितना? 0.64% था, और उससे बढ़कर 15-16 में 3% हो गया। यानी कि 0.4 से यानी कि 3%, लगभग ये 6 गुना लगभग में ये बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज क्या कहता है? राज्य सरकार के दस्तावेज यहाँ पर देखो, इसे कहानी दी गई है, उसमें जनसंख्या की साक्षरता दर की बढ़ी। फिर किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक क्यों है? यहाँ पर बात समझ, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक ज्यादा क्यों है? ये आपको सोचने वाला, तो सोच के बताओ ज्यादा क्यों है। आप अपने से इतना तो कर ही सकते हो। फिर भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? यानी कि 2020 में जो साक्षरता दर था, आपको पूर्वानुमान क्या है? उससे पूर्व का अनुमान आप क्या लगाते हैं? यहाँ पर ये सारी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या था? देखा है? दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर है ना भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर कितना हो गया? 17 2.7% बताया गया। इसे साक्षरता 1951 के 18% बढ़कर 2011 में 74% हो गया। लेकिन 1951 में 18% साक्षरता दर था, और जो 2011 में कितना हो गया? 74% साक्षरता दर हो गया। फिर आ गया साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों के अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने का अधिकार है। यानी कि ना वो तो अधिकार है, ठीक प्रकार से पालन कैसे होगा? यहाँ पर आया था शिक्षा का अधिकार नियम, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन के थ्रू 2002 में आया था। उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? कि आप 14 वर्ष तक के बच्चों को, अब उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, क्या? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार है। यहाँ पर बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था सरकारी विद्यालयों में। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील चलाया गया था सरकारी विद्यालयों में, बहुत सारे, ताकि बच्चों को उस विद्यालय तक की पहुंच तो बन जाए। प्रतिदिन स्कूल तो जाए, पहले तो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, तो प्रतिदिन स्कूल जाएंगे तो कुछ रोज का रोज कुछ ना कुछ नया सीख करके आएंगे। इतना तो लगभग तय है। आप भी कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ने जाते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ नया बात जरूर मिल जाता है आपको सीखने के लिए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, केवल अधिकार बल्कि यह नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने, अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय में कितना है? 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94%, अब तो 100% हो गया। 2020 का ये डेटा है।
ठीक है ना? 2011 का डेटा है ये। तो अब 2020 में वहाँ 100% साक्षरता दर हो गया। जबकि बिहार में 62% था। बिहार में कितने? 2011 में 62% ही था। 2013-14 के प्राथमिक स्कूल प्रणाली में भारत के लगभग इतना लाख से अधिक यानी कि 8.58 लगभग 8.5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने का उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। यानी कि क्या करते थे? बच्चों जो था स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल तक रीच नहीं पाते थे, स्कूल तक पहुँच नहीं पाते थे। और किसी तरह पहुँच भी गया तो उसको छोड़ने पर मजबूर रहता है, छोड़ देता था। फिर आ गया उच्च दर कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी स्कूलों में 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में क्या किया गया है? एक ठोस कदम उठाया गया। ठोस कदम क्या उठाया गया? ठोस कदम क्या उठाया गया? सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्यों, स्थानीय और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार ने यह समयबद्ध पहल किया। के साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया। यानी कि 2 योजना शुरू किया। एक सेतु पाठ्यक्रम, एक स्कूल लौटो शिविर। यहीं पर आपको आएगा। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन यानी कि मिड डे मील की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। शिक्षित लोगों की वृद्धि की संख्या, ये सब नीतियों के कारण आपको आएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये सब लिखने के लिए क्वेश्चन दे देगा आपको तो वहाँ पर आप इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखते हैं इसी यहीं पर आया था 86वां संशोधन यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर 86वां संशोधन 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में आया था और जो कि 2005 में लागू हुआ और इसी के कहा जाता है बट एक आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल जोड़ा गया 21 ए। ये कहता है शिक्षा के अधिकार है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है? फिर आगे 12वीं पंचवर्षीय उच्च शिक्षा में 18 से 27 वर्ष के आयु के वर्ग के नामांकन में 25.2% यानी कि 25.2% की वृद्धि 2017-18 में और 30% 2020-21 तक करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर देखो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ जैसे लक्ष्य रखा गया था। यह रणनीति यह विश्व औसतन 26% से मिलती-जुलती है। यानी कि उस टाइम विश्व में जो 26% उसका दर था उच्च शिक्षा में उसको उसका लगभग लक्ष्य रखा गया था। फिर आ गया यह रणनीति पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण करना अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित था और योजना दूरस्थ शिक्षा आ गया, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या में क्या हुई? महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। छात्रों के नामांकन में तथा अध्यापकों की भर्ती सारणी यहाँ पर सारणी दिया गया है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर देखो। देखो ये सारणी दिया गया, क्या-क्या सारणी दिया गया? 1951 में देखो इतना था। विश्वविद्यालय की संख्या 750, महाविद्यालय की संख्या 50, विश्वविद्यालय की संख्या 30, शिक्षार्थी 2,63,000 और शिक्षक 24,000 थे, जो कि 2017-18 में कितना हो गया? 42,338 महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। अब विश्वविद्यालय की संख्या कितनी होगी? 795 विश्वविद्यालय और बच्चे कितना हो गए? 2,94,27,158। ये कब का है? 2016-17 का डाटा है। आज 10 साल पुराना डाटा है। 10 साल में सोच लो कितना गया होगा ये। फिर शिक्षक कितना आ गया? 14,70,190। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब आता है शिक्षा के बारे में पढ़ लिया, अब आता है स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बारे में कैसे पढ़ेंगे? स्वास्थ्य के बारे में कैसे पढ़ेंगे?
देखो, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए प्रेरित होगी, जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण भी स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं करते? यहाँ पर स्वास्थ्य कितना मायने रखता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? स्वास्थ्य कितना मायने रखता है, स्वास्थ्य कैसे मायने रखता है? आप कितना भी आपको स्किल्ड है, मैंने उस दिन बताया था, इसके पिछले लेक्चर देखना, आप स्किल्ड हो, आपके पास नॉलेज भी है, कुछ मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो, जब आप स्वस्थ नहीं हो, तो यहाँ से भी काम नहीं करेगा और यहाँ से भी काम नहीं करेगा, फिर आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। बातें समझ में आ गई? यहाँ से मतलब कि या मसल्स आपका नहीं होगा, ताकत बॉडी में नहीं होगी, तो नहीं कर पाओगे। स्वस्थ नहीं रहोगे, तो ये दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें मतलब झेलनी पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, ये सब देखना होगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री-पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। एक जो स्वस्थ नहीं होगा, उसको अधिकतम उस योगदान को अधिकतम करने में क्या सक्षम नहीं रह पाएगा, जो लोग स्वस्थ नहीं रह पाएँगे, होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या को स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना और किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। यानी कि किसी भी देश को सबसे पहला प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य को सुधारना, शिक्षा को सुधारना, इंश्योरेंस को सुधारना, ये सब बहुत सारी बातें हैं। ये सब इतना कर होना चाहिए, पहली प्राथमिकता में ये सब होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा यानी कि परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है ना? बेहतर बनाया जाता है। 5 दशकों में भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। यानी कि 5 दशक लग गया, जबकि इसमें प्राथमिक में, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में क्या अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 दशक लग गया। यहाँ तक बातें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी ईमानदारी से मैंने पढ़ाया, उनको पूरी आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। नहीं समझ में आया जब जो आपको रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि आज मैं लाइव नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल टीम नहीं है। टेक्निकल जो लड़के काम करते हैं, जो वो स्टूडेंट ही हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथी हैं, दोस्त हैं। वो यहाँ पर ये सारे सब कुछ यहाँ पर करते हैं, लेकिन आज वो नहीं एब्सेंट रहने के कारण आज मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद से और बाकी जब जैसे ही जाएगा आप कमेंट कीजिएगा सारा सब कुछ। कमेंट को मैं पढ़ करके फिर मैं उसको मैं जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये सब सारे देखो, ये सब सारा सब कुछ लगभग मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर आता थोड़ा-सा देखो यहाँ पे, ये सब डेटा दिया हो, डेटा आपको खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि डेटा पढ़ने के बाद आपको समझ चीज़ें अच्छी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, डेटा आपको खुद से पढ़ लेना चाहिए। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ ये मौलिक सुविधाएँ भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं। मतलब कितना? कुल 381 मेडिकल कॉलेज, 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल संख्या है। यानी कि 4 स्टेट है जहाँ ऐसा स्टेट है, जहाँ भारत का टोटल राज्य मिला दो, वहाँ 4 राज्यों में ये अकेले हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कितना डेवलप कर चुका है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चारों जो है विकसित राज्य की श्रेणी में आता है, एक आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा काम किया। अब आते हैं यहाँ पर बेरोजगारी। शिक्षा पढ़ लिया, स्वास्थ्य पढ़ लिया, अब आते हैं बेरोजगारी पर। बेरोजगारी क्या होता है? शकल की माँ शीला अपने घरेलू काम-काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। यानी खेती काम में किसी और उसका पति का नाम था बूटा चौधरी, उसकी मदद करती थी। और शकल की भाई जीतू, शकल के भाई कौन है? जीतू और बहन कौन है? सीतू। अपना समय खेलने और घूमने-फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला, जीतू और सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों?
यहाँ तक बातें समझ में आ गई? नहीं तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑफलाइन में बच्चे आए थे, मैं उसको फर्स्ट दिन बताया था, आप बेरोज़गार हैं या रोज़गार हैं? तो उन्होंने बच्चों ने बहुत कहा था मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके मैं बताया था। किसी भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका स्किल है, उस अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा है, तो अब आप बेरोज़गार हैं, ऐसे आप बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं थे। यहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जब कर रहे हैं तो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना? यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ को स्किल पाने के लिए जब उस दिन स्किल हो जाएगी, उस दिन नौकरी हो जाएगी, तब बेरोज़गार कैसे हैं? जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं आएँगे। बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकेंगे। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति संख्या में नहीं हो सकती और ना ही जीतू, सीतू, शीला को बेरोज़गार कहा जा सकता। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ना ही उसको बेरोज़गार कहा जा सकता है। ना ही उसको बेरोज़गार कहा जा सकता है। अब आता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? इससे क्या है, श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र कितनी है? 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, ठीक है ना? 15 वर्ष से 59 के वर्ष के बीच में। एक मिनट थोड़ा। हाँ, हाँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 15 से 59 वर्ष के बीच में यानी कि श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल होंगे 15 साल से 59 साल के बीच में है, यानी कि वो लोग शामिल नहीं जिनको 59 साल हो गया है, वो श्रम बल के यानी कि बेरोजगार की गिनती में नहीं आएगा। उन्हें 59 साल तक उतना पैसे कमा लिए, अब उनको आराम करने की जरूरत है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? तो उनको अब आराम करने की जरूरत है। क्योंकि 59 साल तक अपने आराम पैसा कमा लिया, पोता-पोती अब के खेलने-खिलाने के साथ उम्र की जो उनको ज़रूरत है कि पोता-पोती खेले और खिलाएँ। यानी कि ऐसा क्या होता है कि जैसे 60 साल के बाद कोई भी आदमी जब 60 साल हो जाता है तो क्या एक पोता-पोती हो जाता है, फिर नाती-नातनी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब क्या होता है कि उसके साथ खेलने में और उसको खिलाने में जो मज़ा आता है ना, वो दुनिया का सबसे अलग मज़ा है। दुनिया का सबसे उच्च स्तर का मज़ा अगर जो बुढ़ारी में है, तो पोता-पोती, नाती-नातनी का सहारा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? इसलिए जो दादा-दादी गोद में नहीं खेलता था, जो दादा-दादी गोद में नहीं खेला है, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये सब सारी चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप ये क्या-क्या आ गया है। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती थी, वह अपने घर से बाहर जाकर बेशर्मी के लिए काम करने के इच्छुक नहीं थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कोई भी जब काम करती है महिलाएँ, तो वहाँ पर उसको जो है कि उसके घर में उसको रोज़गार की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, यहाँ पर ये चीज़ रहता है रोज़गार की श्रेणी है, तो उसको बेरोज़गार नहीं कह सकते। भले अगर जो कोई महिलाएँ अगर जो घर में काम कर रही है, तो काम करने के दौरान क्या होता है कि जैसा कि अगर जो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, मेरी बहन हो, किसी का भी कोई भी महिला हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि काम कर रही है, यानी कि वही काम अगर दूसरे घर में जाके करेगी, उसके बदले में क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, फिर रोज़गार की गिनती में आएँगे। लेकिन जब हमारे घर में हमारी माँ-बहन जब काम करती है घर के सब सारी काम खाना बनाना, पकाना, साफ-सफाई करना, सारा सब कुछ, तो वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसके बदले में कोई पैसे नहीं मिलते इसको इसलिए उनको बेरोज़गार की श्रेणी में गिना जाता है आम आम बोलचाल की भाषा में कि ये बेरोज़गार है, करते ही क्या है? लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं होता है क्योंकि वो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं आएँगे। एक चीज़ और बताया था, 15 साल से 59 साल के जो उम्र के होते हैं, उनको बेरोज़गार या रोज़गार की श्रेणी में गिना जा सकता है। 59 साल के जैसे ही 59 साल प्लस हो जाते हैं, 59 साल के 60 साल, 61 साल हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं आ जाएगा, नहीं उनको बेरोज़गार कह ही नहीं सकते, ना ही उनको ये भी कह सकते हैं कि रोज़गार उनके पास नहीं है। उनको 60 साल में इतने पैसे कमा लेते हैं, तो उनको अब आराम करने की ज़रूरत होता है, इसलिए 59 साल के बाद उनको किसी भी चीज़ में उसको ना बेरोज़गार में काउंट किया जा सकता है, ना ही रोज़गार में काउंट किया जा सकता है 60 साल के बाद वाले
यहाँ तक बातें ध्यान रखना होगा। फिर क्या है, वो अपने घर से बाहर जाकर परिश्रमी के लिए काम करने की इच्छुक नहीं थी। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा-दादी और नाना-नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। यानी कि उस दादा-दादी और नाना-नानी का इस कहानी में वर्णन नहीं है, लेकिन उसको भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यहाँ तक बातें मुझे लगता है समझ में आ रही होगी। जैसे मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ यहाँ पर। भारत के समय में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी बेरोजगारी है। फिर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति अलग-अलग है। नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी कैसी है? वहाँ पर नगरीय क्षेत्र में जो है पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे है? उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और फिर मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझ में आएगी, मौसमी बेरोजगार किसको कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार किसको कहते हैं? इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें, प्रच्छन्न बेरोजगार उसको कहते हैं, जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं। आउटपुट उतना ही निकल रहा है, जितना 5 लोग में काम करके जितना पैसे कमा रहे हैं, जितना धन अर्जित कर रहे हैं, उतना ही 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उतना ही पैसे का और धन अर्जित कर रहे हैं। वहाँ पर 3 लोग एक्स्ट्रा में फालतू के काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं 3 लोगों के लिए वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है? यहाँ पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः क्या शिक्षित बेरोजगार हैं, यानी नगर में जितना शिक्षित लोग हैं, उतना उनके लिए रोजगार अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आगे आते हैं यहाँ पर आते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। मान लिया जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त कैसे नहीं कर पाते? यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू लो। अगर जो कोई किसान है, तो किसान में अभी जैसे गेहूँ का सीज़न चल रहा है, अभी गेहूँ का सीज़न चल रहा है, तो गेहूँ के सीज़न में क्या होगा कि अभी गेहूँ का कटाई चल रहा है। कटाई चल रहा है, गहाई भी चल रहा है कुछ फसलों का। तो वहाँ पर कटाई, गहाई, कटाई सब चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए रोज़गार मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पर कुछ दिन के लिए आपको पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी। किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्या, इसे मौसमी बेरोज़गारी या फिर प्रचंड बेरोज़गारी इसको कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर आगे आइए, मौसमी आगे आ जाने के लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने बताया था कुछ लोग वर्ष के कुछ महीने जैसे कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जैसे बुआई, कटाई, निराई और गहाई। बुआई, कटाई, निराई और गहाई क्या होता है सारा सब कुछ आप जानते हैं। जैसे बुआई मतलब क्या होगा बोना, कटाई मतलब काटना, निराई मतलब क्या, निराई मतलब कि उसको जो हाथ से जिसको बोते हैं उसको कहते हैं निराई कहते हैं। निराई मतलब एक एक करके वहां पर जैसे लहसुन अगर जो कोई रोपते होंगे तो लहसुन रोपना निराई कहलाता है। जैसे प्याज रोपना निराई कहलाता है। फिर गहाई भी उसी तरह का है, नहीं निराई और गहराई लगभग सेम आता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, यानी कि विशेष महीने में कृषि पर जो आधारित लोग हैं उनको ज्यादा काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी में इनके पास भूखंड होता है। भूखंड मतलब क्या, यानी कि भूमि का खंड होता है। उनके पास क्या, उनका वहां पर को ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगा। फिर आगे थे ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उनमें 8 लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बार बता दिया था 5 लोग इसमें 8 लोग होते हैं। 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इस खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते। तीनों और 3 द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों के अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है? तीनों खेत पर काटी, कोई अंशदान 5 लोगों द्वारा किया गया, कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में भी कोई कमी नहीं होगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने पूरी अच्छी तरीका से मैंने बता दिया। अब आते हैं शहरी शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगार एक समान परिघटना बन गई है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार कैसे बनते हैं? एक समान सी परिघटना बन गई कैसे? वो मैं बताता हूँ। जैसे मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक है, लेकिन उस डिग्री के अकॉर्डिंग क्या उसके पास कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जो जैसे कोई अगर जो इंजीनियर है, तो इंजीनियर जितना अच्छा स्किल उसके पास सर्टिफिकेट है, उस स्किल के अकॉर्डिंग उस जो डिग्री है उसके पास, उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसके पास रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम शिक्षित बेरोजगार कहेंगे। शिक्षित बेरोजगार कहेंगे, असमर्थ हैं। इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने
सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में ही जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी प्राप्त लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और दूसरे लोग उतनी तकनीकी उसके पास है नहीं। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी है। यानी कि आर्थिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक तकनीक कौशल की कमी है। मान लिया जाए कोई शिक्षक बनना चाहता है, फिर उसके लिए क्या आर्थिक यानी उसको तकनीक की कमी है, उसको ये न वो स्किल की कमी है, जो स्किल के लिए वो काम करना चाहता है। ठीक? अगर जो कोई चाहता है कि हम ये इलेक्ट्रीशियन बन जाए, उसको वायर जोड़ने के लिए नहीं आता है, तो क्या वो तकनीक की ज़रूरत है वहाँ पर, उसको तो तकनीक की कमी है। बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है और इनको में निराशा और हताशा की भावना होती है। जब जनशक्ति में जब बेरोज़गारी जब बढ़ती है, निराशा और हताशा आती है, निराशा जब हताशा जब आती है, तो देश का जो है एक कहता है ना एक बांग्लादेश वाला हाल कभी हो जाता है, कभी नेपाल वाले हाल हो जाते हैं, इतना बेरोज़गारी की स्थिति में, इतना महँगाई स्थिति में बढ़ती है तब। इसलिए कहीं भी कोई भी सरकार अगर जो चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को रोज़गार मिले, युवा को रोज़गार मिले, युवा आगे बढ़े। इसलिए अगर जो युवा अगर जिस दिन सड़क पर आ जाता है, तो उस दिन देश का तहस-नहस यहाँ पर होना लाज़मी है। फिर आगे परिवार के आस-पास भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। अशिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं, सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। एक बड़ा सामाजिक क्या है? अपव्यय है। बेरोज़गारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। यानी कि बेरोज़गारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि कैसे होती है? मान लीजिए हम लोग 4 परिवार में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग बेरोज़गार हैं, 1 ही लोग पर सहारा है। क्या आर्थिक बोझ में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? ये एक लोग कमा करके लाते हैं, सारे लोग खा करके के बराबर कर देते हैं। इसलिए आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कुछ तरक्की ही नहीं हो पा रहा है और जहाँ तक ऋणग्रस्त में जब फँसते जा रहे हैं, ऋण जाल में फँसते जा रहे हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। कहा जाए जनसंख्या पर बेरोज़गारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर सहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। यानी कि स्कूल प्रणाली से क्या होता है? उस अलगाव में वृद्धि होती है। अलगाव में वृद्धि कैसे होगी? वहाँ पर जब शिक्षा का अभाव रहेगा, तो अलगाव में वृद्धि होगा यहाँ पे। देखो इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोज़गारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि क्या होता है? मंदीग्रस्त यहाँ पर संकेत देता है। ठीक है? ठीक है? यहाँ पर देखो, यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जाता है। यानी संसाधन का बर्बादी भी करता है। संसाधन की बर्बादी कैसे करता है? कोई जब बेरोज़गार रहेगा तो संसाधन की बर्बादी रहेगा। बेरोज़गार कैसे रह जाए? उसके पास असली की कमी उसको पता नहीं है कि ये सामान जो है किस चीज़ में यूज़ होगा, उसको बर्बाद करने पर लोग तुल जाते हैं। अगर लोग संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएँगे। यानी कि उसको लिए दायित्व बन जाएँगे, उसके ऊपर उस देश के ऊपर कर्ज के रूप में रह जाएँगे, उसके ऊपर यानी कि ऋण के रूप में वहाँ पर रह जाएँगे। फिर देखिए, सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोज़गारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है और ये पूरे वर्ष काम करने के प्रतीत होते हैं। लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि उनका जो क्षमता है और उनका जो इनकम है, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कैसे नहीं है? देखिए, वो जो काम कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि काम उन पर थोपे हुए हैं, वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, उनको काम इस करने के लिए थोपे गए हैं, इसलिए वहाँ पर क्या उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को अपना प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब मेरे कुछ हमको कुछ कहेगा ईंटा ढोने के लिए, तो ईंटा ढोने में हम उतना क्षमता नहीं दिखा पाएँगे, जितना हम यहाँ पर क्षमता दिखा पाएँगे। कोई कहेगा कि भाई अ, नट बोल्ट से कोई पेचकस हो, यानी कि कुछ कारपेंटर का काम करो, तो हम वो काम नहीं कर पाएँगे, जितना अच्छा हम काम क्षमता यहाँ पर अपना प्रदर्शित कर पाएँगे, उतना क्षमता हम दूसरे कामों में प्रदर्शित नहीं कर पाएँगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यार देखो, इसलिए शायद अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वो किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो, अपनी इस कमाई से वो किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। यहाँ तक ये पता इससे आपको पता चला होगा कि गरीबी क्या चीज़ होता है, जीवन निर्वाह करना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो आगे आते हैं थोड़ा-सा।
इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? स्वरोजगार होता है। प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक मूल्य रूप से कृषि आता है। कृषि में वही स्वरोजगार होता है, अपना अपना खेती करेंगे, अपना का एक होता है ना कि सिंघम मूवी एक डायलॉग है कि करेंगे अपना खेती करेंगे, अपने दम पर जीतेंगे, किसी का कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई करप्शन नहीं करेंगे। वही होता है स्वरोजगार करना कि मेरी अपनी खेती है, अपने बाप की ज़मीन है, अपने दादा की ज़मीन है, उस पर हम खेती करेंगे, ऐश-मौज से करेंगे, कहीं पर कोई दबाव नहीं रहेगा, किसी को तुम्हारा नौकर बन के नहीं रहेंगे। इस कई फ़िल्मों का डायलॉग होगा ना, वहाँ पर इस तरह से स्वरोजगार प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक विशेषता है, यद्यपि सभी लोग आवश्यकता नहीं होती, फिर पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह के कृषक क्षेत्र क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है। कृषक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी कठिनाइयों में कमी आती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? जहाँ पर 3 लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, इतना लोग फालतू में काम कर रहे हैं, उसका कोई आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल रहा है, यानी कि उत्पादकता ज़्यादा नहीं निकल रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की कठिनाइयों में कमी चलाती है। इसलिए परिवार की गरीबी कम नहीं होती। इसलिए इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोज़गार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझो, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, कहीं आपको सिर्फ़ डेटा को एक बार ध्यान रखना होगा, डेटा भी आपका ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट से समझोगे आपको क्या पता है? जैसे कोई भी एग्ज़ाम दिया हो कांसेप्ट आपका रहेगा, लगेगा कि नहीं कांसेप्ट में बिहार में इतना इतना परसेंट था जीडीपी ग्रोथ था, 1 साल में इतना कैसे ग्रोथ हो जाएगा? इस इस अपना दिमाग लगा के उस पर भी आप उस क्वेश्चन सही कर पाओगे कि पिछले बार 20% था जीडीपी का ग्रोथ रेट, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 20% था, इस बार 30% कैसे हो जाएगा? 1-2% ऊपर-नीचे होगा। नहीं अगर ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं आगे देखो। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के बेरोजगार के परिदृश्य से चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक माना जाता है। सबसे अधिक अवशोषण करने वाले अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कौन है? कृषि है। पिछले वर्षों पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीय क्षेत्र में चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाला विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक क्या है? अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी की आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएँ सामने आ रही हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, अधिक सरीखी जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब सारा क्या है? तीसरा सेक्टर में जा रहा है। एक गाँव की कहानी सब गाँव कहानी आपको सब लोग ना सही से पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये सब सारा सब कुछ लगभग में टॉपिक खत्म होने को है। ये सब सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आप कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको टोटल 15 है और 15 क्वेश्चन आपको कम से कम तो एक बार अपने अच्छे से मन से एक हमको लगता है कि एक बार कॉपी बना लेनी चाहिए। कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी बनाने के बाद आपका क्या होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम पढ़ा देते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? 3 बार इसको करना है बस। 3 बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक पूरे प कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफ़लाइन बैच के लिए आपको ऑफ़लाइन बैच मैं चला ही रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं सारा ऑफ़लाइन बैच आ जाइएगा। कॉन्टैक्ट कीजिएगा अपना सारा सब कुछ जो है, सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक रहते हैं, बाकी हो जाएगा फिर हम कल आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेकर के नेक्स्ट चैप्टर में जो भी है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे निर्धनता एक चुनौती, तीसरा चैप्टर में आ जाएँगे। यहाँ पर आपको निर्धनता एक चुनौती है, निर्धनता कैसे होता है, चुनौती इसका क्या-क्या है, ये सब सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे तब आपको सारी आपको इकोनॉमिक्स कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक रहता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, मन से पढ़िए, मन से तन, मन, धन लगाइए पढ़ाई करने में, सारा सब कुछ आपको अपना हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू।